नमस्कार। आज मैं आपसे इस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ कि अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में क्या है और व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इसका नेचर क्या है, यह कला है कि विज्ञान है। ये इकोनॉमिक्स का शब्द जो है आजकल जो हम पढ़ते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स, यह एंशियंट ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिया से डिराइव हुआ, जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ अ फैमिली और ए हाउस होल्ड, एक घर का या परिवार का प्रबंधन, इकोनॉमिया। अ, हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं उसके बहुत साल पहले, 2000 साल पहले ही चाणक्य हुए भारत में, 350 से 275 ईसा पूर्व में। वो कहते हैं अर्थशास्त्र को, अगर हम उसी समय उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था मनुष्यों से युक्त भूमि अर्थ को प्राप्त करने और उसके रक्षा के उपायों का निरूपण करने वाला विज्ञान अर्थशास्त्र है। इस तरह से मेरा अपना विचार है कि हमें अर्थशास्त्र का जनक कौटिल्य को मानना चाहिए, चाणक्य को मानना चाहिए। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हम किसको मानते हैं? एडम स्मिथ को मानते हैं। ये 18th सेंचुरी स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर एंड ऑथर थे। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, एडम स्मिथ। इनकी किताब आई थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में। ये देखिए एडम स्मिथ के सिग्नेचर हैं। ये बुक का टाइटल है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, और आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी, कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं। तो एडम स्मिथ उसका आंसर है। उनकी किताब का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरह से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ सकें और आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। तो ये जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो सबसे पहले हुए, इसमें 19वीं लेट 18th और मिड 19th सेंचुरी के बीच में डेवलप हुआ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इसमें एडम स्मिथ, जेबी से, जीन बैप्टिस्ट से, डेविड रिकार्डो, थॉमस रॉबर्ट माल्थस और जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सब मेन थिंकर्स थे क्लासिकल इकोनॉमिक्स के। फिर उसमें जो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो बताया गया, उन्होंने, एडम स्मिथ ने बताया एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। किस तरह से धन को प्राप्त किया जाए, उसकी प्रकृति और उसके कारणों की खोज करने के विज्ञान को उन्होंने अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स कहा। इसको एक इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस, धन का विज्ञान माना, जिसकी निंदा भी की गई कि खाली धन का विज्ञान नहीं है। तो फिर बाद में मार्शल ने कहा इकोनॉमिक्स is on the one side a study of wealth and on the other and more important side a part of the study of man। तो मनुष्य के कल्याण को भी जोड़ने की बात इन्होंने कही। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। जीवन की साधारण चर्या में ये मनुष्य का अध्ययन है। It examines that part of livelihood and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being। तो यह उस व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के उस भाग का अध्ययन करता है जो भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने से संबंधित है। तो मार्शल ने एक तरह से कल्याण का कॉन्सेप्ट भी इसमें जोड़ने का प्रयत्न किया। पीगू ने इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर ऑफ मैन। भौतिक कल्याण, मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन वह जो है अर्थशास्त्र है। तो आप क्या देख रहे हैं, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं मार्शल, पीगू और एडम स्मिथ, ये लोग मनुष्य का जो धन से संबंधित विज्ञान को इन्होंने इकोनॉमिक्स कहा। फिर लॉर्ड रॉबिन्स आए, उनका जो किताब आई नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between ends and scarce means
which have alternative uses. अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये बहुत ही उपयुक्त परिभाषा इन्होंने दी। अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? जो इसमें तीन चीजें मुख्य हैं, देखिए, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स। एंड्स कैसे हैं? अनलिमिटेड, अनेक उद्देश्य, और इसका साधन कैसे हैं? दुर्लभ है, और साधनों का क्या है? वैकल्पिक प्रयोग है। तो तीन बातें इस परिभाषा में आती हैं जो मैं समझती हूँ कि सारे जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं उसका आधार है। तीन बातें क्या हैं? हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, और उसको पूरा करने के लिए साधन जो है वो दुर्लभ होते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा साधन नहीं होते। अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स, और साधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। तो असीमित आवश्यकताएं, हर इकोनॉमिक्स की कोई भी जो ब्रांच आप पढ़ेंगे उसमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहाँ पर उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारे आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं, साधन बहुत दुर्लभ हैं, और हमारे पास, हमारे पापा जो अर्न करके लाते हैं या आपकी पॉकेट मनी होती है, वो आपको मान लीजिए 1,000 रुपये महीने के मिलते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज करनी पड़ती है। तो वहीं पे प्रायोरिटी फिक्स करने की बात होती है। आपकी वांट्स अनलिमिटेड हैं, आपको एंटरटेनमेंट भी करना है, आपको कपड़े भी खरीदने हैं, आपको अपनी बुक्स एंड स्टेशनरी भी खरीदनी है, फीस भी देनी है। तो आप प्रायोरिटाइज करते हो अपने जो साधन है, आपकी जो पॉकेट मनी है, कि उसको कहाँ कहाँ पे आपको खर्च करना है। वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर स्कार्स, दुर्लभ है साधन, और उसके, और मोरओवर जो साधन है उसको हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। तो हम अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर यह देखते हैं कि हम, हमारा कल्याण कहाँ पर सर्वोत्तम होगा, कहाँ पर अधिकतम होगा, हमारा सेटिस्फैक्शन कहाँ पर अधिकतम होगा। तो वही आर्थिक समस्या का ये आधार हो जाता है, और यहीं पर चुनाव की समस्या। तो ये तीन चीजें अगर आप याद रखेंगे, wants are unlimited, means are scarce, and alternative uses of means, तो ये जो है हमारी आर्थिक समस्या का मूल आधार यहीं से उत्पन्न होता है। तीन चीजें फिर हमसे एक बार फिर से लियोनार्डो रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है बताना चाहूंगी। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज, अब ये तीन चीजें जो है उसके बीच में मनुष्य का व्यवहार क्या है। हमारे पास दुर्लभ साधन है, हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, और हमारे जो साधन है उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। तो इनके बीच मानव का व्यवहार किस प्रकार का होगा, उसको अध्ययन करने वाला विज्ञान अर्थशास्त्र कहलाता है। तो उसमें इकोनॉमिक्स की जो एक सर्वमान्य परिभाषा, फिर अगर हम कहें सबको मिला के, तो इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस concerned with the production, distribution, and consumption of goods and services. It studies how individuals, businesses, governments, and nations make choices on allocating resources to satisfy their wants and needs, trying to determine how these groups should organize and coordinate efforts to achieve maximum output. तो अब यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, बिजनेसेस हैं, सबके भी चॉइसेस एंड एलोकेटिव रिसोर्सेज, रिसोर्स एलोकेशन की समस्या क्यों आती है? क्योंकि हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हमें रिसोर्सेज को अलोकेट करना पड़ता है। फिर उससे क्या करना होता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ कंजम्पशन एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, trying to determine how these groups should organize and coordinate efforts to achieve maximum output. हम अब दुर्लभ साधनों का प्रयोग करके अपने कल्याण को अधिकतम कैसे करेंगे? अब एक फर्म के लिए कल्याण तब अधिकतम होगा जब वो अधिकतम उत्पादन करेगी, मैक्सिमम आउटपुट करेगी। एक व्यक्ति के लिए कल्याण तब अधिकतम होगा जब वह अपना जो है उपभोग से वह अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करेगा। तो हम अर्थशास्त्र इस प्रकार का सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित होता है, और यह इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति, व्यापारी, या जो है सरकारें होती हैं या राष्ट्र होते हैं, किस प्रकार से चुनाव करें कि वे अपने जो संसाधन है उनका
आवंटन करके अपने आवश्यकताओं और को पूरा कर सकें, और किस तरह से ये अपने को ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेट करें, संगठित और समायोजित करें, कि जैसे कि अधिकतम उत्पादन और अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके। तो अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या हर जगह जो है, हर टॉपिक में आप यही देखेंगे कि चुनाव की समस्या महत्वपूर्ण होती है। मुख्य समस्याएं क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे कैसे उत्पादन किया जाए। यहाँ हाउ टू प्रोड्यूस में तकनीक के चुनाव की समस्या आ जाती है कि आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रहे हैं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रहे हैं। किसके लिए उत्पादित किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारी देखिए चुनाव की समस्याएं आती हैं। क्या उत्पादित किया जाए, कैसे उत्पादित किया जाए, किसके लिए उत्पादित किया जाए। इकोनॉमिक एफिशिएंसी के जो हमारे साधन है वो अपने फुल यूटिलाइजेशन उसका अपनी एफिशिएंसी का कर रहे हैं कि नहीं, जो आर्थिक कुशलता या सामाजिक कल्याण अधिकतम हो रहा है या नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, क्या उपलब्ध साधन पूरी तरह प्रयोग हो रहे हैं या बेरोजगार और अप्रयुक्त हैं। फिर आर्थिक विकास की समस्या, जो हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है या स्थिर है। तो ये 6 समस्याएं मेनली आती हैं इकोनॉमिक्स में। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी के अराउंड इकोनॉमिक्स आपकी घूमती है। जब भी आप पढ़ते हैं कोई भी पेपर, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है, यही चीजें आती हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। तो बेसिक आपको, इसीलिए मैं एक ये वीडियो बनाना मैंने उपयुक्त समझा कि आपको ये समझ में आए कि इकोनॉमिक्स का नेचर किस तरह का है एज अ साइंस। देखिए, ये इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऑब्जेक्टिव साइंस नहीं है कि जिसमें हम कहते हैं 2+2=4 होता है। यह एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, क्योंकि इसमें ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूडेड है। ह्यूमन बिहेवियर आप जानते हैं अनप्रिडिक्टेबल है। कभी मार्केट जैसे हम पढ़ते हैं तो उसमें कई बातों को, हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम एक जो कोई भी सिद्धांत को विकसित करते हैं तो हम मानते हैं कि कुछ बातें को हम कांस्टेंट रख के फिर हम कहते हैं कि उस परिस्थिति में हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार का बिहेव करेगी। क्योंकि ये एक डायनेमिक साइंस है, अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां बदलती रहती हैं और जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो किस तरह से व्यक्ति का व्यवहार होगा वो हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र में हमेशा ये आप कहते हैं कि अर्थशास्त्र में वैचारिक मतभेद भी बहुत कुछ होते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्या आप पढ़ेंगे या वर्ल्ड इकोनॉमी की कोई भी ग्लोबल जो प्रॉब्लम है उसको अगर आप देखेंगे तो डिस्कशंस में जब अगर जितने अर्थशास्त्री होंगे वो अपना अलग अलग व्यू रखते हैं। कोई एक ऑब्जेक्टिव साइंस फिजिक्स की तरह नहीं है H2O कि 2 अणु हाइड्रोजन के मिला दें, 1 अणु ऑक्सीजन का मिला दें तो H2O बन जाएगा, कि इस तरह से मार्केट कंडीशन होगी तो हमारा यही व्यवहार होगा। हम उसको सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए, इसीलिए हम कुछ सिचुएशंस को कांस्टेंट रख के फिर बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स का साइंस जो है किस तरह से होगा। अब इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसको मेनली ब्रॉडली 2 भागों में बांटते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, या सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ हिंदी गलत लिख दी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र है और माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का के जो व्यवहार का है वह अध्ययन करते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत उपभोक्ता या फर्म का अध्ययन करते हैं हम, तो वह माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? पदार्थ का कीमत निर्धारण, साधन का कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। साधन कीमत निर्धारण में वितरण का, पदार्थ कीमत निर्धारण में मांग का सिद्धांत, उत्पादन और लागत का सिद्धांत जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं।
साधन कीमत निर्धारण में लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ इत्यादि और आर्थिक कल्याण के सिद्धांतों को आपको पढ़ना होता है। फिर उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या करते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। आय और रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर और मुद्रास्फीति का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, वितरण का समष्टि परक सिद्धांत, मजदूरों तथा लाभों का जो है, आय और रोजगार के सिद्धांत में उपभोग फलन का, निवेश का सिद्धांत या व्यापार चक्रों का विश्लेषण, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सामान्य कीमत स्तर और मुद्रास्फीति का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत और वितरण या समष्टि सिद्धांत, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आपके जो है बीए और एमए में जो या आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पेपर्स आते हैं वो इसी के अराउंड माइक्रो और मैक्रो के अराउंड ही घूमते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक अलग फंडामेंटल, मैं समझती हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, वो बहुत फंडामेंटल है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके जो टूल हैं, माइक्रो इकोनॉमिक टूल हैं, वही सारे हम यूज करते हैं आगे उसके लिए, जो आगे के सिद्धांत पढ़ने के लिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बेसिक है, एबीसीडी जो अर्थशास्त्र की है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़कर ही आपको जो है आगे जब आप समष्टि परक सिद्धांत जो पढ़ेंगे, तो जितने टूल्स आप यहाँ पर जो पढ़ेंगे, जो कर्व्स एंड ग्राफ्स के बारे में जानेंगे, वही जो है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में या समष्टि परक आर्थिक सिद्धांत में काम आएंगे। तो जो बेसिकली पेपर आपको पढ़ने होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स है या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पब्लिक फाइनेंस है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग पेपर है। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनी बैंकिंग जो है मैक्रो इकोनॉमिक एक प्रॉब्लम होती है। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वो भी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो कि उसको जो है हम और विस्तृत रूप में अलग अलग पढ़ते हैं। पब्लिक फाइनेंस वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है आ जाता है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज इकोनॉमी के लिए क्या होंगी वो डिसाइड की जाती है। तो ये जो मैंने ये कोशिश की है कि आपको नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में मैं बता सकूं इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद एक जो है बात और कहना चाहती हूँ कि कुछ पेपर्स आपको पढ़ने होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स है, बीए पार्ट 1 एमडीएस यूनिवर्सिटी का में, या फिर इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, वो मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आ जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो है सारे आपको पढ़ना होता है, उसमें क्या ट्रेंड्स हैं किस तरह का। तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर हैं, एक थ्योरी पेपर होगा और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा, तो दोनों का नेचर थोड़ा अलग है। जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उसमें आपको समझने की चीज है, उस प्रैक्टिस करने की चीज है। और जो आपका जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर हैं, इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स या राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब जो है इसमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़ा मालूम होने चाहिए, ताकि आप अपने आंसर्स को उससे सपोर्ट कर सको। तो ये ब्रॉडली मैंने आपको बताया कि हर जगह जहाँ भी है आपके जो है चुनाव की समस्या जो है बेसिक है अर्थशास्त्र में। जैसे हम मितव्ययिता की बात करते हैं, इकोनोमाइजिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसलिए इकोनॉमी की बात करते हैं कि वो जो है हम अपने अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को बहुत जो रिसोर्सेज हैं जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं उनको बहुत एफिशिएंट तरीके से हम प्रयोग करके अपने संतुष्टि को अधिकतम कर सकें, यही हमारे अर्थशास्त्र है। धन्यवाद।